नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं पूर्वा मंधानी, मेरे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं ये शो लेकर जिसका नाम है हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ। चलिए शो की शुरुआत करें। शेखर, बताइए क्या क्या सवाल हैं कि आजकल की तो रोज एक नई खबर बड़ी होती है। जैसे आज की खबर ये पहलवानों की हो गई जी क्योंकि अभी बजरंग पूनिया अपने जो पद्मश्री थी उसको विजय चौक पे छोड़ के आ गए क्योंकि वो कह रहे थे मैं प्रधानमंत्री को वापस देने जा रहा हूँ, पुलिस ने जाने नहीं दिया तो वहीं छोड़ के आ गया। तो दिल टूटने वाली बात है कि वो लोग इस देश की सारे इतिहास में हॉकी को छोड़ के सिर्फ 10-12 मेडल लोगों ने जीते हैं ओलंपिक में, उन लोगों का भी ये हाल हो। इन लोगों की तो इतनी इज्जत करनी चाहिए जितनी हम क्रिकेटर्स की इतनी इज्जत करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि क्रिकेटर्स अच्छे एथलीट नहीं होते, लेकिन क्रिकेट सिर्फ सीरियस तरीके से जो कंपटीशन होता है 6 देशों में ज़्यादा से ज़्यादा, अब तो 4 में रह गया है, वही होता है। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ भी पीछे रह गया, पाकिस्तान भी मोरलेस पीछे रह गया अभी इस टाइम। तो उसमें एथलीट जो ओलंपिक में जीत के आए हैं, चाहे कोई भी मेडल लेके आए हो, उनके तो हमें सारे नखरे भी सहने चाहिए, ना कि ये कि उनको हम ह्यूमिलेट करना शुरू कर दें। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। और रोज़ न्यूज़ साइकिल है, रोज़ नई चीज़ होती है। तो आज की नई चीज़ यही है। इससे पहले कि आप सवाल पूछें, मैंने सवाल रेज कर दिया। इस पे भी हमें सवाल आए दरअसल शेखर, पर शो की शुरुआत करने से पहले आपसे पूछूं कि सब खैरियत, क्योंकि आपकी आवाज़ थोड़ी नहीं, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी वो अमिताभ बच्चन स्टाइल हैवी करने की अपनी आवाज़ को, वो तो नहीं हो पाएगा। इसका कारण ये है कि दिल्ली में इस समय जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 के ऊपर है जी। तो अब देखिए कि हम जब दिवाली के आसपास आते हैं, कोई कहता है पटाखों से हो गया, कोई कहता है पराली जलाने से हो गया, तो हर किसी को अपना एक एक बहाना चाहिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रॉमैन चाहिए जी। तो ये सब स्ट्रॉमैन है। सच्चाई ये है कि सारे साल और खास करके सर्दी के महीनों में ना सिर्फ दिल्ली का लेकिन सारे उत्तर भारत का जो एयर क्वालिटी है उसकी वो बहुत ख़राब रहती है। और उसका कोई ये तरीका नहीं है कि पटाखे बैन कर दो, पराली जलाना बैन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सड़कों पर छिड़काव कर दो, कोई मशीन लगा दो। इसके लिए बहुत मेहनत से कई साल की प्लान के साथ काम करना पड़ेगा। उसके अलावा बाकी सब जुमले हैं, जैसे ग्रैप लग गया, ये स्कूल बंद हो गया, फलाना हो गया, ये सब दिल बहलाने के लिए चीज़ें हैं। अब देखिए कि बीजिंग ने कैसे अपनी जो एयर क्वालिटी थी कुछ सालों में कैसे तरीके से ठीक करी। भारत में कभी बीजिंग जैसी नहीं होगी उत्तर भारत में, क्योंकि हमारे कुछ मौसम के फैक्टर्स हैं। हवा नहीं चलती है सर्दियों में बहुत दिन तक, जब हवा चलेगी तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा ये। तो वो तो हवा तो अब चला नहीं सकते, कितना बड़ा पंखा लेके जाएंगे ऊपर। हालांकि कई लोग तो कहते हैं क्लाउड सीडिंग, बारिश करा देंगे, वो सब बेकार की बातें हैं। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का, दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है वो भारत के लिए इस समय, देश के लिए ब्रांड डिस्ट्रक्टिव हो गई है। क्योंकि बहुत लोग अभी कहते हैं विदेशी में भी भारत में जाएंगे, बच्चों को लेके जाएंगे, घर के अंदर तो ठीक है एयर प्योरीफायर लगा लेंगे। आज हमने सोचा है कोई नई ब्रांड का एयर प्योरीफायर खरीदते हैं, तो बहुत कोशिश करी, लेकिन हर जगह आउट ऑफ स्टॉक है। क्योंकि आजकल लगता है कि लोग उसको लेने लगे, मैं नाम नहीं बताऊंगा। लोगों ने सोचा कि उसको वो ठीक चलता है, तो लोग पागलों की तरह से सब खरीद रहे हैं, जो कि हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है। तो उसकी वजह से मेरी नाक में, मेरी चेस्ट में भी बैठा हुआ है। तो मैं भी स्टेरॉइड के 2 शॉट, आप मेरे कहने से कुछ मत लेना, अपने डॉक्टर से पूछना। तो लेकिन वो कुछ तरीके होते हैं जो डॉक्टर बताते हैं। तो और अगर ज़्यादा चेस्ट में चला जाए तो उसके भी फिर वो इनहेलर होते हैं। तो मैं तो जब अपने पास से रखता हूँ इनहेलर, तो ये एक बदकिस्मती की बात है। और वो भी, मैं तो काफ़ी फिट रहता हूँ, काफ़ी एक्सरसाइज भी करता हूँ जी, लेकिन उसके बावजूद उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो आपकी हवा की, आज भी हमारी एयर क्वालिटी हमारे ऑफिस के बाहर 500 के ऊपर है AQI, तो उसमें क्या करेगा कुछ भी। तो ये एक समस्या है। चलिए शेखर, आशा करते हैं, हम श्योर हमारे दर्शक भी आशा करते हैं कि आप जल्दी से आपकी तो वो अमिताभ बच्चन की आवाज़ जो हुई ना हैवी, वो कोई ऐसे नहीं हुई कि वो बड़े प्रदूषित वातावरण में रह के हुई है, उनको ऊपर वाले ने दी हुई है, तो मैं उसकी नकल कर भी नहीं सकता हूँ। चलिए इसी बात पे सवालों से शुरुआत करूंगी। आपने रेसलर्स की बात की, तो सवाल पहला विशाल कुमार यादव का आ रहा है, हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि भारत की कुश्ती महासंघ के चुनाव परिणाम क्या हमारे सड़ चुके स्पोर्ट्स फेडरेशन की हालत बयान करता है? बिल्कुल, एकदम करता है। क्योंकि ये देखिए, मर्ज बढ़ता गया जूं दवा की। अब हर कोई शुरू हो गया कि हम स्पोर्ट्स के फेडरेशन को ठीक करते हैं जी। उसमें सबसे आगे सुप्रीम कोर्ट, हमारे वर्चुअल सिग्नलर होते हैं, वो आगे आ गए कि सबको ठीक करो, इलेक्शन कराओ। अब ये नहीं पता कि इलेक्शन कराएंगे तो वही लोग जीतेंगे, और वही लोग जीत रहे हैं या उनके कोई प्रॉक्सी जीत रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ एक ईमानदारी से,
आप में बहुत लोग क्रिकेट के, सभी क्रिकेट के कोच हैं भारत में, सबको पता होता है, लेकिन खुद ध्यान से सोचिए, गूगल करिए नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बीसीसीआई का चीफ कौन है, तो हो सकता है आपके बहुत के मुंह से एकदम निकले जय शाह। जय शाह नहीं है, वो रॉजर बिन्नी है। रॉजर बिन्नी क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कोई क्रिकेटर को लाओ जी। तो अब वो शरीफ आदमी है, चुपचाप बैठे रहते हैं हर जगह। तो ऐसे एथलेटिक्स के सारे फेडरेशंस के, और कुछ फेडरेशंस ऐसे हैं जिन्हें अब जज ही चला रहे हैं, रिटायर्ड जज, उनके भत्ते भी सेट हो गए। वो फेडरेशंस, कुछ खेल ऐसे, उन खेलों के पास अपने रेवेन्यू ही नहीं है, तो उनके जजेस की सैलरी कहाँ से दें? तो खेल मंत्रालय वो पैसे दे रहा है। तो ये सारा एक रैकेट बन गया है, और इस रैकेट में सबसे बड़ी इसकी अंडरलाइंग एक ही समस्या है। वो समस्या ये है कि जो खिलाड़ी है उसकी इज्जत नहीं है। खिलाड़ी को सोचते हैं हमारे दरवाजे पे खड़ा हो, भीख मांगे, जब मेरा दिल करेगा मैं इसको कुछ दे दूंगा, और ये कुछ ज़्यादा करेगा तो कहीं से मेडल लेके आएगा तो मैं ट्वीट लिखूंगा और मैं इसको दुनिया भर में लेके जाऊंगा, तो साथ साथ मैं भी हीरो बन जाऊंगा। इसको कहते हैं हमारे पंजाब हरियाणा में, मुझे लगता है कि सारे देश में ऐसा कुछ होगा कि उंगली कटा के शहीद बनना। तो ये सब वही लोग हैं कि वो बजरंग पूनिया जब मेडल ले आए तो सब, सुशील कुमार जब मेडल ले आए सब उनके साथ चल पड़े, या जब साक्षी मलिक मेडल ले आए सब उनके साथ चल पड़े, और उसके बाद से उनको ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कि उनके, मैं कहना नहीं चाहता, जैसे उनके डेली वेज लेबरर्स। हालांकि डेली वेज लेबरर को भी ठीक ट्रीट करना चाहिए, और काफ़ी लोग ठीक ट्रीट करते भी हैं, क्योंकि डेली वेज पेड लेबरर हमेशा अकेला भी नहीं होता, कलेक्टिव स्ट्रेंथ होती है उसकी। लेकिन इस केस में आपको पता है कि उसकी पूरी निर्भरता एसोसिएशन के ऊपर है। तो ये बहुत अनइक्वल रिलेशनशिप है, और ये मतलब दिल तोड़ने वाली बात है। अगला सवाल अभिषेक गौतम का, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं कि विपक्ष यानी कि इंडिया ब्लॉक बृजभूषण बनाम पहलवान मुद्दे को उतनी सख्ती से क्यों नहीं उठा रहा है जितना उसे उठाना चाहिए। बोल रहे हैं विपक्ष को मतदाताओं से जुड़ने के लिए एक भावनात्मक या इमोशनल मुद्दे की आवश्यकता है, और मोदी अमित जोड़ी के स्पष्ट समर्थन के साथ महिला पहलवानों का शोषण करने वाले भाजपा नेता 2024 में निर्णायक मुद्दा हो सकते हैं। देखिए, अब ये बात जो आप पूछ रहे हैं सवाल, वही मैं भी पूछता हूँ। अब मुझे कई बार ऐसे लगता है कि जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो इतने ज़्यादा अभी प्रीऑक्यूपाइड हैं अपनी आपस की समस्याएं, कौन क्या रहेगा, कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे जाएगा, कौन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होगा। वो ठीक कहा खड़गे जी ने, उससे कहा यार पहले इलेक्शन तो जीत लो, उसके बाद में फैसला करना। तो अभी वही है जिसको कहते हैं सूतना कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा, तो अभी वही हो रहा है इस टाइम। तो इंडिया अलायंस कभी कुछ बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं, और जब कुछ समझ नहीं आया तो अडानी रफाल करते हैं। तो कुछ फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अगर फोकस कर पाएँ 2-4-5 मुद्दों में, तो उनमें से एक मुद्दा ये भी हो सकता है, क्योंकि महिलाओं की बात भी है, खिलाड़ियों की बात भी है, और ओलंपिक मेडल जीतने वाले कितने लोग ओलंपिक का मेडल जीतते हैं यहाँ तो हमारे देश में हेडलाइंस हमेशा ये होती है कि फलाना ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि आमतौर पे जो ओलंपिक के लिए वो क्वालिफाई करता है जो पिछले ओलंपिक की नंबर 6 पोजीशन के बराबर पहुंचता है जी। तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ी बात थी। पर ये लोग हैं जो मेडल लेके आए हैं वहाँ पे, इनके साथ इनको आपको सुबह शाम सलाम करना चाहिए। अगला सवाल शिवरामा कृष्णा का है, ये भी हमारे मेंबर हैं। बोल रहे हैं कि विपक्ष सरकार के झांसे में क्यों आ रही है, सरकार कानून पास कर पा रही है और विपक्ष अपनी राय देने या लोग जो चाहते हैं उसमें बदलाव नहीं ला पा रही है। एक कदम पीछे और 2 कदम आगे की ज़रूरत है। बोल रहे हैं वहीं लोग विपक्ष की दलीलों से सहमत नहीं हो रहे हैं। संसद की सुरक्षा का उल्लंघन बहुत गंभीर मुद्दा है, लेकिन लोगों को लगता है कि सरकार नेशनल सिक्योरिटी को लेकर गंभीर है। इसे ध्यान में रखते हुए विपक्ष को सड़क पर विरोध प्रदर्शन के बजाय संसद में कंस्ट्रक्टिव रोल निभाना चाहिए। न तो ये उनके लिए कुछ कर रहा है और न ही लोगों के लिए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आपका सुझाव अच्छा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपोजिशन इसको सुनेगी और इससे सीखेगी। मैं भी ये सोचता हूँ कि अपोजिशन को हमेशा कितना भी नंबर हो पार्लियामेंट में रहना चाहिए, क्योंकि जब कोई गवर्नमेंट आमतौर पे निकालती है एमपीज को तो तब निकालती है जब वो कमज़ोर हो। जैसे राजीव गांधी की सरकार ने 1989 में जब लग रहा था कि चुनाव हारेंगे तब निकाला काफ़ी एमपीज को, तो वो अलग बात होती है, क्योंकि बहुत बड़ा इशू बन गया था। अभी इसको इतना बड़ा इशू बनाने का पोटेंशियल नहीं थी। हालांकि जो भी हो जाए, जितने भी जो लोग निकाले गए, मेरे ख्याल 142 या कुछ हैं, ये निकालने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो जो बीजेपी सरकार ने भी किया है और स्पीकर ने किया है, ये डिक्टेटोरियल है जी। ये इतनी सी बात के लिए आप उनको बाहर नहीं निकालते और इतने बड़े बड़े बिल आपको पास करने हैं।
वो कि विपक्ष उनको रोकने वाला तो था नहीं, थोड़े भाषण दे देता जी। तो ये अच्छा लगता सरकार के लिए कि विपक्ष के होते हुए ये बिल पास होते, ना कि विपक्ष को निकाल के। लेकिन कुछ ये भी लगता है कि सरकार अब परवाह नहीं करती है, नया चुनाव आने वाला है, वो सोचते हैं चुनाव तो हम जीत ही जाएंगे, तो विपक्ष को उनकी नाक जितनी रगड़ी जाए उतना अच्छा है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और इसको टैक्टिकली या स्ट्रेटेजिकली विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि वो ना निकले, कोई ऐसा बहाना ना दे। हालांकि देखिए, मैं इसको ज़्यादा बोलूँगा तो आप बोलेंगे कि विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हो, कि वो तो बेचारे विक्टिम हैं, शिकार हुए हैं, और आप उन्हीं को कह रहे हो कि आप ना बोलो, अगर अपोजिशन बोलेगी नहीं तो क्या करेगी। तो ये सारी बातें हैं, ये समझने की हैं। लेकिन आपकी बात में भी एक तर्क में दम है, लेकिन उस पर यह भी उसका आंसर नहीं है, जवाब नहीं है कि विपक्ष इस इशू को रेज भी ना करे। अगला सवाल हर्ष बेदमुता का है। बोल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपोजिशन का पीएम कैंडिडेट बनाने वाले फैसले को मद्देनजर रखते हुए क्या आप सोचते हैं कि ये एक अग्रेसिव मूव है या फिर एक डिफेंसिव मूव है? एक नॉन गांधी को ये मौका देना एक तरह से नई कांग्रेस का मैसेज पहुंचा के एक अग्रेसिव मूव की तरफ इशारा करती है, पर अगर उन्हें सही में अग्रेसिव होना होता तो शायद खड़गे से भी बेहतर चेहरा मिल सकता था। वो बोल रहे फॉर एग्जाम्पल रघुराम राजन ने काफ़ी हिंट्स दिए हैं और वो शायद खड़गे जी से ज़्यादा टफ फाइट देने के काबिल हैं। क्या कांग्रेस की नज़र 2024 पर नहीं 2029 पर है? देखिए, अगर 2029 पे होती फिर तो खड़गे जी की बात करते नहीं, 80 साल के ऑलरेडी है। मैं समझता हूँ कि ये एक एजी मूव है, ये इंटरेस्टिंग मूव है, क्योंकि वो दलित हैं, पुराने राजनेता हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा, हिंदी में भी बोलते हैं बहुत अच्छा, कन्नड़ा में तो बोलते ही हैं, तो और उनकी कुछ जान पहचान बातचीत भी है, कोई ऐसे नहीं इधर उधर से लाए हैं। तो एक इंटरेस्टिंग मूव है। मुझे ये भी लगता है कि ये बातचीत अंदर से चल रही थी जी। लेकिन ये इस पेपर को लीक कर दिया फिर अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने। काफी दिन से बात चल रही थी, तो थोड़ा जल्दी ये बात खुल गई आगे, क्योंकि इस पे अब डिबेट शुरू हो जाएगी। तीसरी बात यह है कि अब कौन, जैसे खड़गे जी ने खुद कहा कि अरे भाई पहले इलेक्शन तो जीत लो, या कम से कम जीतने की अपनी औकात तो बनाओ, फिर बात करना हमारा कैंडिडेट कौन होगा। तो ये सारी बातें हैं। इसमें रघुराम राजन हो या ना हो, मुझको नहीं लगता कि इस समय कोई ऐसा इंसान बनाया जाएगा, अगर मौका लगेगा किसी दूसरे का, जो कि जिसकी संभावना कम है। और ये जब अपोजिशन के मूव्स हैं वो संभावना बढ़ाने के लिए हैं, इसीलिए क्योंकि वो दलित नेता हैं खड़गे जी, इसलिए उनका नाम लेके आए हैं। तो इस स्थिति में किसी और को बाहर से लेके आना बहुत मुश्किल होगा, नॉन पॉलिटिकल इंसान को। 2029 में क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन इस समय किसी को लाना आसान नहीं होगा। अगला सवाल राज गोपीनाथन का है। बोले नमस्ते, मेरा प्रश्न डॉक्टर शशि थरूर के समान ही है। बोले सबसे पहले मैं संसद में चिल्लाने या डिसरप्ट करने को कंडोन नहीं करता, लेकिन साथ ही अगर स्पीकर या चेयरमैन न्यूट्रल नहीं है और पर्याप्त समय नहीं देते हैं या विपक्ष के सवालों को नहीं उठाते हैं तो उनके पास ज़्यादा विकल्प नहीं है। वो बोले कई पत्रकारों ने मिमिक्री एपिसोड पर विपक्षी सांसदों से सवाल किए हैं, लेकिन मैंने कई लोगों को एग्जीक्यूटिव, वो बोल रहे कैबिनेट मंत्रियों न कि सत्ताधारी पार्टी के सांसदों, एग्जीक्यूटिव से सवाल करते हुए नहीं देखा है कि वे संसद यानी लोगों के प्रतिनिधियों को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। बोल रहे तो मेरा प्रश्न ये है, अब 3 प्रश्न इन्होंने भेजे हैं। बोल रहे हैं क्या लोकतंत्र के लोगों के रूप में हमारी प्रायोरिटीज़ गलत हैं? मीडिया सरकार या सत्ता में बैठे लोगों को उनकी जवाबदेही की कमी या लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी के बारे में दृढ़ता से सवाल क्यों नहीं कर रहा है? मीडिया विपक्षी सांसदों से चर्चा के बिना नई क्रिमिनल कोड जैसे महत्वपूर्ण लॉस पारित करने पर सरकार से सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि फैक्चुअल बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो क्रिमिनल लॉस थे, अपूर्वा आपको बताएंगे इसके बारे में ज़्यादा, क्योंकि उनके कई वीडियोस में आप देखिएगा, कुछ लिंक्स आपसे शेयर करेंगे, उन्होंने ये एक्सप्लेन किए। ये जो बिल आए थे ये पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजे गए और कमेटी से फिर वापस आए, तो इसका मतलब है कि अपोजिशन के एमपीज भी इनको देख चुके हैं। सारे रिकमेंडेशंस उनकी नहीं मानी गई, लेकिन कुछ मानी गई। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके ऊपर बाद में डिबेट नहीं हो पाई, जो कि होनी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बिल है। और इसीलिए अब चाहे आप कहें कि अपोजिशन ने टैक्टिकली गलत किया कि बाहर निकल गए, मौका दिया, या आप सोचे कि बीजेपी ने अगर इस बहाने से नहीं निकालते किसी और बहाने से निकाल देते, क्योंकि जिसके लाठी उसकी भैंस भी होता है। तो ये सारी बातें हैं,
लेकिन हाँ, आपकी बात ठीक है कि उनको ऐसे कानून बिना डिस्कशन के पास नहीं होने चाहिए। कोई डिस्कशन सिर्फ ये नहीं होता कि अपोजिशन और सरकार की बात हो जाए, लेकिन डिस्कशन ये भी होता है कि सारे देश की जनता भी उसको सुन पाए और हर किसी का मत उसके ऊपर सुन पाए, क्योंकि अल्टीमेटली तो पब्लिक ओपिनियन को ये बात समझनी है। तो वो नहीं समझ वो नहीं समझने का, उनको समझाने का मौका किसी ने नहीं दिया। और ऐसा ही कुछ हुआ था, जैसे कि आप देखें कि जब एग्रीकल्चरल रिफॉर्म बिल थे, खेती वाले बिल, वो ऐसे बिल थे कृषि वाले जिनको मैं समर्थन करता था। हम द प्रिंट में भी एडिटोरियली समर्थन करते थे। और मैं कहूँगा कि ट्रेजेडी है कि वो बिल वापस लेने पड़ गए। पर वापस लेने क्यों पड़े? क्योंकि अचानक उनको ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया, पार्लियामेंट में प्रॉपरली डिस्कशन नहीं किया गया, तो सब लोग घबरा गए। लोगों ने कहा, शरीफ आदमी किसान, उन्होंने कहा यार पता किससे बात नहीं कर रहे, बता नहीं रहे, चुपचाप ले हैं, इसमें कोई अंबानी अडानी की चाल होगी, क्या पता क्या है। क्योंकि लोगों का ट्रस्ट जो है सरकार के ऊपर, पॉलिटिकल क्लास के ऊपर, वो लिमिटेड है। तो उसको भी अगर उस तरीके से, ठीक तरीके से डिबेट करके लाते हैं तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ी संशोधन वगैरह के साथ वो पास हो जाते। ये कानून ऐसे हैं जिसमें कोई इसके ऊपर अगेंस्ट कोई एक लॉबी खड़ी नहीं है, इसलिए ये पास हो गए। लेकिन इन कानूनों के बहुत फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं, जो कि आपको अपूर्वा ने भी बताया। उनका वीडियो और आर्टिकल दोनों शेयर करेंगे, क्योंकि कई केसेस में उन्होंने क्रिमिनल लॉ को पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो जब तक कोई मिसयूज ना करे तब तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर मिसयूज करे तो इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो सकता है। ये बात ठीक है ना? मैं ठीक कह रहा हूं? तो इसलिए इस पर डिबेट ज्यादा होनी चाहिए थी। अगला सवाल दीपक पदियारी का आ रहा है, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे हैं मैंने ज्ञान वापी मामले पर हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सीटीसी एपिसोड देखा और उनका प्रश्न इसी विषय पर है। वो बोल रहे हमारी अदालतें ऐसी प्लीज या पिटिशंस एंटरटेन क्यों करती हैं? भारत में 21वीं सदी की अदालत के पास अपना समय और संसाधन बर्बाद करने के लिए निश्चित रूप से बेहतर विकल्प होंगे। वो बोल रहे हैं आपकी राय में क्या वर्तमान राजनीतिक लैंडस्केप के कारण किसी विशेष विचारधारा की पूर्ति के लिए कानूनों या पास्ट जजमेंट्स के इंटरप्रिटेशन करने के लिए अदालतें अब और ज़्यादा एम्बोल्डन हो गई हैं? बोल रहे हैं चाहे वो आर्टिकल 3 का इंटरप्रिटेशन हो या अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन हो या इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, जुडिशरी कम से कम राजनीतिक मेजॉरिटी को खुश करने के लिए इंक्लाइंड दिखती है या प्रतीत होती है। नहीं तो पहले से ही टूटे हुए समाज को आंदोलित करने के अलावा जो सर्वे का आदेश दिया गया है उससे कोई भी पॉजिटिव आउटकम आना कठिन है। देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई केस लेके कोर्ट में जाता है तो कोर्ट उसको इस बहाने से या इस आर्गुमेंट से वापस नहीं कर सकते कि इससे पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हो जाएगी। वो कोर्ट की ड्यूटी होती है कि कोर्ट उसको कंसिडर करे। वो तो एक बात हो गई। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही वो ठीक है, क्योंकि कोर्ट्स के कुछ हमारे ऑर्डर्स काफ़ी ऐसे आए हैं तो लगता है कि कोर्ट्स बिल्कुल सरकार के साथ जा रहे हैं। अब हो सकता है कोर्ट्स को बात ठीक लगती हो, जैसे आर्टिकल 370 आपने बोला, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कल को मान ली थ्योरी है, थ्योरेटिकली हो सकता है कि कल को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दे सरकार, या लगाओ सरकार गिर जाए वहाँ पे, राष्ट्रपति शासन लगाओ, तो उसके अंदर वो ऑर्डर दे दें यहाँ से, पार्लियामेंट से पास कर दे, लोकसभा से, कि बम्बई एक अलग यूनियन टेरिटरी बन जाएगा, या ऐसे तमिलनाडु में चेन्नई अगर यूनियन टेरिटरी बन जाएगा। सच बात यह है कि मेरा तो एक व्यू है, यूनियन टेरिटरी नहीं, मेरा तो एक व्यू है कि जो बड़े बड़े शहर हैं हमारे वो लिबरेट होने चाहिए, वो अपनी सरकार से चलने चाहिए, अपने इलेक्टेड मेयर से चलने चाहिए, ताकि शहर का ध्यान रखें। और दूसरी बात यह है कि जो उसका एक तरीका ये होता है कि जो राजधानियां हैं हमारे राज्यों के बड़े बड़े, जहाँ बड़े शहर हैं, वो बड़े शहरों से शिफ्ट हो जाएं। जैसे कि महाराष्ट्र की राजधानी है वो अभी बॉम्बे बड़ी कमर्शियल कैपिटल है, उसमें इतनी सरकार क्यों बैठी है? उसके जगह मान लीजिए कोल्हापुर में, शोलापुर में, कहीं पे नागपुर में भी कर सकते हैं, लेकिन नागपुर भी बड़ा शहर बन रहा है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकारों ने करना दबाव ना पड़े, और जहाँ पे इतने पॉलिटिशियन होते हैं उस शहर को चलाना तरीके से मुश्किल होता है, क्योंकि शहर में बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं। तो वो एक अलग चीज़ है। पर मैं आपको आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन दी है, मुझे लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को भी, हो सकता है कि उनको भी समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। और कोई बात तो करेगा नहीं जज, लेकिन मुझे इस बात में कोई ताजुब नहीं होगा अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों को भी, जजेस को, अच्छे जजेस हैं, उनको इस बात का कुछ अफसोस भी हो रहा हो कि ये बात कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो गई। हो सकता है कई बार इम्प्लीकेशन समझ नहीं आती। इसको कहते हैं कि जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, कि आपने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा पर ऐसा हो रहा है।
अगला सवाल वेद चवन का हमारे मेंबर हैं, बोल रहे मोदी सरकार के नए ब्रॉडकास्ट बिल पर आपके विचार क्या है? ये निश्चित रूप से फाइनेंशियल रूप से नुकसान पहुंचाने वाला है और प्रिंट, ऑल्ट न्यूज़, द वायर, स्क्रोल, न्यूज़ लॉन्ड्री, द कैरवान जैसे यूट्यूब चैनलों पर डिजिटल मीडिया वेबसाइटों और वीडियो कंटेंट को कानूनी रूप से सेंसर करेगा। क्या मुझे एक पाठक और दर्शक के रूप में चिंतित होना चाहिए? क्या आप भी चिंतित हैं शेखर जी? वो बोल रहे हैं मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पर अगला सीटीसी या नेशनल इंटरेस्ट में इस बात पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, मैं इसको स्टडी करूंगा अभी और क्योंकि एक लीगल स्ट्रक्चर तो होना चाहिए था जी। क्योंकि बिना लीगल स्ट्रक्चर के तो कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है। लेकिन वो लीगल स्ट्रक्चर अब क्या करेगा? जितना मैंने पढ़ा है उससे मुझे लगता नहीं कि वो न्यूज़ को सेंसर कर पाएंगे, क्योंकि न्यूज़ को वही कानून लगने चाहिए जो बाकी न्यूज़ को लगते हैं जी। इसको कहते हैं व्हाट इज सॉस फॉर गूस शुड बी सॉस फॉर गैंडर। और नहीं होगा तो उसको चुनौती दी जाएगी, फिर वो एक कोर्ट में होगा तो हम उम्मीद करेंगे कि कोर्ट उसमें फेयर बात करे जी। लेकिन इससे जो ज़्यादा टेंशन होगी वो जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जो सीरियल्स वगैरह करते हैं उनको ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि सरकार में और बीजेपी में बहुत शोर शुरू हो गया है कि उनके सेंसरशिप होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए। बहुत गाली यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग स्मोकिंग दिखाते हैं, बहुत सेक्स दिखाते हैं। तो वो सारी बातें हैं क्योंकि कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भारत के लोग कंजर्वेटिव हैं, लेकिन पॉलिटिक्स कंजर्वेटिव है, हिपोक्रेसी भी है उसके अंदर। तो वो एक इशू है। बाकी अब देखते हैं, जिसको कहते हैं तेल देखो तेल की धार देखो। कानून तो पास हो गया है जी। और सरकार के पास मेजॉरिटी, कोई इसे रोक नहीं सकता। इसको स्टडी किया जाएगा, जब मुझे समझ आएगा मैं आपको बताऊंगा, लिखूंगा भी इसके बारे में। अगला सवाल संचित सुमन का हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं हाल ही में हमने सीधे तौर पर भारतीय सेना की कॉन्वॉयज पर आतंकवादी हमले में वृद्धि देखी है, जिससे हमारे सैनिकों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं। ये क्यों हो रहा है और भारतीय सशस्त्र बलों के साथ आपके अनुभवों को देखते हुए आप हमें इससे कैसे अडेप्ट करते हुए देखते हैं? देखिए, ये छोटे कॉन्वॉयज है, जैसे भी 2 गाड़ियों का था जी। उसके पहले भी 2-3 इंसिडेंट्स हुए, उसमें लगा कि कुछ थोड़ी सी केयरलेसनेस भी थी कि कई अफसर एक साथ इकट्ठे हो गए। अब कई दिन घूम रहे हैं वहाँ पे, कोई मिल नहीं रहा, तो इसमें बोरियत भी हो जाती है जी। फिर आप बोले इतना मैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के 2 ऑफिसर साथ नहीं होंगे उनके साथ। ये भारतीय सेना ने सीखा था एक बार, ये जाफना में जब उन्होंने देखा कि जो LTT के लोग हैं वो भारत की सेना के बहुत अफसरों को मार पाए, स्नाइपर्स उनके, तो उन्होंने उसके बाद स्टडी की थी। तो एक ब्रिगेडियर थे रवि आइप, वो लेफ्टिनेंट जनरल होकर रिटायर हुए उनका, बल्कि मैं कोरामंगला में एक दिन निकल रहा था बैंगलोर में, तो मैंने उनका नेम प्लेट लगा देखा, लेफ्टिनेंट जनरल रवि आइप रिटायर्ड। तो मैंने कहा एक दिन मैं पता करूंगा कहाँ है, नंबर लेके फ़ोन करूंगा। अच्छा। तो उन्होंने एक कमेटी हेड की थी जिसने सारी रिकमेंडेशंस दी थी, और उन रिकमेंडेशंस में ये भी कहा गया कि ऑफिसर जैसे कोई यूनिट के साथ जाते हैं इकट्ठे ना हो। दूसरी बात, उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, जैसे हैट पहनते हैं, रैंक बैजेस, दूर से किसी को नजर ना आए ऑफिसर और जवान में डिफरेंस, क्योंकि लोग फिर ऑफिसर को टारगेट करते हैं। तो ये वेल नोन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है। अब लगता नहीं कि 2-3 केसेस में, जैसे अनंतनाग के ऊपर एक था पहाड़ों में जी। उसके बाद एक और हुआ, तो मुझे लगता नहीं कि ये सब फॉलो हुए। कुछ आप देखें कि जो टेररिस्ट की एक टैक्टिक्स है वो ये है कि ट्रैप प्ले करते हैं। कुछ खबर दे दी कि वहाँ पे 5 लोग हैं, आपने वहाँ स्पेशल फोर्सेस भेज दी, फटाफट वो गए, उनके हेलीकॉप्टर से गए, वो वहाँ पे आपके इंतजार कर रहे हैं घात लगा के। ऐसे 2 केस हुए जो एम्बुश हुआ है। तो ये बार बार ऐसा होना, मैं कहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंस भी है और एक जल्दबाजी भी है, लगता है। मैं तो वहाँ पे नहीं हूँ और मैं तो ये तो नहीं मैं कह सकता क्योंकि चाहता है कि मेरे जवान मर जाएं या मेरे लोग खतरे में रहें, लेकिन कुछ लगता है कि थोड़ा सा वहाँ पे और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, सोच समझ के कदम रखने की ज़रूरत है। बाकी ये ठीक है कि आप 500 बार, अगर 501 बार टेररिस्ट कोशिश करेगा, 500 बार आप रोक लेंगे, लेकिन एक बार आप ना रोक पाए तो वो टेररिस्ट की वो सफलता हो जाती है। और कुछ ऐसे भी हो रहा है। लेकिन ये जो एरिया है पुंछ, राजौरी, सुरनकोट का, ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। इसके ऊपर मैंने करदा क्लटर का एपिसोड भी किया था, उसका लिंक अपूर्व आपसे शेयर करेंगे, प्लीज़ उसको देखिएगा आप। अगला सवाल आ रहा है आशीष पटेल का, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ की कांग्रेशनल हियरिंग के संबंध में एक तरफ तो अमेरिकी कांग्रेस यहूदियों को मारने के आह्वान के खिलाफ कार्रवाई करने की उम्मीद करती है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी प्रशासन पन्नू द्वारा हिंदुओं के खिलाफ जारी की गई खुली धमकियों पर कोई कार्रवाई नहीं करता। क्या ये फेयर है? देखिए, अब इसके अंदर कोई आप बोलें कि कोई
इसमें कोई ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बाइनरी नहीं है, क्योंकि पन्नू उनका एक नागरिक है, पन्नू बहुत शातिर भी है। पन्नू जब ऐसे बोलता है, वो हिंदुओं को मारने की बात नहीं बोलता, वो बोलता है लेकिन उसके अंदर वो नीचे कोई फुटनोट लगा देता है जी। जैसे वो बोलता है इंडिया को तोड़ दो, डिस्ट्रॉय इंडिया, तो नीचे छोटा सा लिख देगा उस पोस्टर के अंदर, थ्रू बैलेट्स नॉट बुलेट्स, कि वोट से लेकिन गोली से नहीं। तो वो वकील आदमी है, चालू आदमी है। और जैसे उसने कहा कि आपको उस जहाज में मत जाना, एयर इंडिया के खतरा हो जाएगा, वहां भी कुछ ना कुछ बोल देगा कि मैं तो उसका बिजनेस बर्बाद कर रहा हूँ एयर इंडिया का, क्योंकि वो इंडिया की एयरलाइन है। तो आपकी बात मैं समझता हूँ कुछ हद तक ये ठीक है, लेकिन कोई अमेरिका में सड़क पे आके 100 लोग 1000 लोग ये नहीं कह रहे कि हिंदुओं को मार दो या इंडियंस को मार दो। तो जो जूस का मसला है, जूस का मसला एक पेचीदा और अलग मसला है, और वो जो मसला है वो वापस जाता है होलोकॉस्ट, हिटलर वाले टाइम, और उसके पहले भी बहुत बार हुआ है। जैसे कि जो जिसको अब हम यूक्रेन कहते हैं, उस एरिया में, यूक्रेन, क्राइमिया, उस एरिया के अंदर कोजैक्स होते थे। उन्होंने 150-200 साल पहले 10,000 लाखों, बल्कि मैं कहूँगा जूस को पकड़ पकड़ के मारा, मैसेकर्स किए। तो ये होते आए हैं। तो ये एक मामले में अलग सेंसिटिविटी हो जाती है, क्योंकि एंटी सेमिटिज्म दुनिया में है। एंटी सेमिटिज्म का मतलब वो लोग जो एक भाषा बोलते हैं, रहते अलग अलग देश में। तो एक तो उनकी नेशनल कमिटमेंट पे हर जगह शक किया जाता है, और दूसरा फिर ये उनके बारे में बहुत कहानियाँ कि जो उनका कोई सीक्रेट रूल है, उनके सीक्रेट लीडर्स हैं, और वो बहुत तरह के जैसे जादू टोने वाली बातें उनके बारे में चलती हैं। तो ये अमेरिका में भी कैंपस में जो नारे लग रहे थे, जो जिस नारे से सबसे ज़्यादा रोष आया, वो ये नारा था जिसमें कहा देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन, देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन, इंतफादा रेवोल्यूशन। तो हो सकता है तुक बनाई हो, लेकिन देयर इज ओनली वन सोल्यूशन। तो वो जब कहा जाता है तो लोग सोचते हैं अरे हिटलर ने कहा था फाइनल सोल्यूशन, है ना, कि सारे जूस को मार दो, और 60 लाख को आपने मार दिया गैस चेम्बर्स में। तो ये वही बात कर रहे हैं, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन। और उसके बाद फिर वो फ्रॉम द रिवर टू द सी, तो कि इन सबको ख़त्म कर दो। तो वो बातें हैं। अमेरिका में जूस की आबादी सिर्फ 2% ही है, उससे ऊपर नहीं है। लेकिन सारे जो पश्चिमी देश हैं, हालांकि वो क्रिश्चियन देश हैं, वो जूश देश नहीं है, लेकिन जो पश्चिमी देश हैं उनमें जूस के बारे में एक जिसको कहते हैं बैड कॉन्शियंस है कि इनके साथ बहुत ज्यादती हुई, खास करके हिटलर के समय। तो ये सारी बातें पेचीदा मसले हैं, इसको सोच के इसके लेयर जो परतें उठा के रखना बहुत एक पेचीदा मामला है। मेरे पास भी इतनी स्टडी या इतना ज़्यादा स्कॉलरशिप नहीं है कि मैं इस पे इससे ज़्यादा बात कर पाऊँ। सिर्फ यही कहूँगा कि किसी भी समुदाय के बारे में ये कहना कि इनको ख़त्म कर दो और वो गलत है। इन दिस केस ऐसा समुदाय है जिसको ख़त्म करने की बहुत बार कोशिश की गई है, और वो कोशिश पश्चिमी देशों ने, यूरोपियन देशों ने और वहाँ के लोगों ने करी है। आज का आखिरी सवाल कुश प्रताप सिंह का आ रहा है, मेंबर है हमारे। बोल रहे कुछ दिन पहले ही प्रशांत किशोर का काफ़ी अच्छा इंटरव्यू आया था इंडिया टुडे के साथ। उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला कि पीएम मोदी का वोट शेयर ड्रॉप करेगा 2024 के इलेक्शंस, और ये अब ट्रेंड होने वाला है। इंडी अलायंस अभी भी डायरेक्शनलेस लग रही है, तो ऐसा प्रेडिक्शन क्यों? देखिए, पहली बात तो ये है कि वोटर में थकान भी होती है और वोटर नया भी होता है। तो अब मुझे पता नहीं प्रशांत किशोर कहाँ से बोल रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर बहुत समझदार हैं और कई बार उनकी बातें ठीक भी निकलती हैं और बोलते भी अच्छा है। उनको बोलने की बात, अपना पॉइंट उनको बनाना आता है, आर्ग्यूमेंट देना आता है। तो मैं इसको ज़रा ध्यान से पढ़ूंगा, सुनूंगा और एक बार कभी उनसे बात भी करूंगा कि वो क्यों कह रहे हैं। लेकिन देखिए, अभी आप ये 3 जो चुनाव जीते हैं बीजेपी ने, यहाँ भी आप देखें तो कांग्रेस पार्टी का वोट कहीं घटा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का वोट वहीं उतना ही है। बीजेपी का कुछ बढ़ा है, एक स्टेट में ज़्यादा बढ़ा है, मध्य प्रदेश में। वो क्यों बढ़ा है? वो बढ़ा है क्योंकि बीएसपी वगैरह का वोट बीजेपी को शिफ्ट हो गया है। उन्होंने कहा ये वेस्ट हो रहा है, बीएसपी को देने से, एसपी को देने से कोई जीतेगा नहीं, तो हम बीजेपी को ही देते हैं। तो अब हमें नहीं पता कि अगले चुनाव में, जनरल इलेक्शन में बीएसपी वगैरह कहाँ पर होंगे, क्योंकि ये बात तो अखिलेश यादव को भी पता है कि अगर बीएसपी उनके साथ आती है तो उनका जो कॉम्बिनेशन है यूपी में तब असल में स्ट्रांग होता है। अगर बीएसपी नहीं आती है तो स्ट्रांग नहीं होता है। और अगर बीएसपी के साथ उनके साथ नहीं आई तो ये भी हो सकता है कि जो मुस्लिम वोट यूपी में कुछ उनसे छिटक के
या वो कांग्रेस के पास जाए, बीजेपी के पास जाए, क्योंकि उसको भी लगेगा कि सिर्फ मुसलमान और यादव मिलकर तो सीटें बहुत आने वाली नहीं है। जी। पिछली बार के चुनाव में 2019 में बीजेपी के खिलाफ बीएसपी और एसपी एक साथ थे, उनकी सीटें बहुत नहीं आई, लेकिन बीजेपी की सीटें फिर भी 72-73 से 62 हुई, 10 कम हुई, और वोट परसेंटेज भी बीजेपी का कम हुआ। तो उन दोनों के बीच में वोट ट्रांसफर हुआ। तो अगर ये सब पार्टियां एक साथ आ पाती हैं और चल पाती हैं और कुछ वोट ट्रांसफर कर पाती हैं, तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी का जो ओवरऑल वोट शेयर है थोड़ा बहुत कम हो। हालांकि बीजेपी वाले तो कहेंगे इस बार तो हमारा सब जगह ही 50% होने वाला है। जी, चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।